नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, उससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मेरा उत्साहवर्धन भी हो रहा है कि मैं नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आऊँ और ज्योतिष से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको मिलती रहे और आपको सुविधा भी हो। और उसी प्रकरण में जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी बड़ा रुचिकर टॉपिक है और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमारी जन्म कुंडली में कोचिंग सेंटर चलाने का योग है क्या, या हम किसी निजी शिक्षण संस्थान के स्वामी हो सकते हैं क्या। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि जन्म कुंडली के वह कौन से ग्रह योग हैं जिनकी वजह से जातक निजी शिक्षण संस्थान चलाता है अथवा कोचिंग सेंटर जो है चलाता है और उसे अपने जीविकोपार्जन करते हुए मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित करता है। तो देखिए दर्शकों, जो कुंडली का पंचम भाव होता है वह होता है शिक्षा का भाव, बुद्धि का। और बुद्धि का व्यय, यानी हम बुद्धि का व्यय करेंगे तो हमें शिक्षा की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा अपनी बुद्धि लगाएंगे उतनी ज़्यादा हम मैच्योर होंगे, उतनी ज़्यादा हम शिक्षित होंगे। तो जो बुद्धि भाव का 12वां भाव होता है वो चतुर्थ भाव होता है और उससे हम शिक्षा का विचार करते हैं। यानी शिक्षा प्राप्ति में और अच्छी बुद्धि में इन दो भावों का बलि होना परम आवश्यक है। और यही चीज़ लागू होती है यदि आप शिक्षा से संबंधित कोई काम करते हैं तो उस पर भी यह चीज़ उसी प्रकार से लागू होगी। यानी एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई, बहुत स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव और जन्म कुंडली का पंचम भाव का अच्छी स्थिति में होना, मजबूत होना परम आवश्यक है। दूसरी बात, यदि ज्ञान के कारक गुरु नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है और गुरु ज्ञान के कारक है। यदि ज्ञान के कारक गुरु और बुद्धि के कारक बुध का संबंध बन जाए इन भावों से तो अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ। फिर ऐसा जातक कोचिंग सेंटर न सिर्फ चलाता है बल्कि उसका जो कोचिंग सेंटर है वह काफ़ी हद तक सफल भी होता है और वह देश में एक जाना माना कोचिंग संचालक के रूप में जाना जाता है। इसके लिए बहुत ही अनिवार्य शर्तें हैं जिसको हम आगे देखेंगे। देखिए, मैं बार बार आपसे एक बात करता हूँ जब मैं करियर और प्रोफेशन की बात करता हूँ तब, कि भले चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, जन्म कुंडली का लग्न का बलि होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न हमारा मस्तिष्क है, लग्न हमारा व्यक्तित्व है, लग्न बताता है कि हमारा सोचने का नजरिया कैसा हो। तो यहाँ भी लग्न का बलि होना बहुत आवश्यक है। बिना लग्न और लग्नेश के बलि हुए पूर्ण लाभ नहीं मिलता। एक और चीज है, यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध किसी न किसी रूप से लग्न से बने अथवा दशम भाव से बने अथवा लग्नेश से बने अथवा दशमेश से बने तो भी जातक को इस क्षेत्र में जाने की संभावना होती है। अब मन में एक सहज प्रश्न आएगा, इस संबंध कैसे बनेगा? किसे कहा जाएगा कि चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध बन रहा है? तो जो जन्म कुंडली के चतुर्थेश है, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी हो, यदि लग्न में ही जाकर के स्थित हो जाए तो, या जन्म कुंडली में कहीं भी लग्नेश के साथ स्थित हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि आपकी मेष लग्न की जन्म कुंडली है, तो मेष लग्न में चतुर्थ स्थान के स्वामी कौन हुए? चंद्रमा हुए। अब चंद्रमा जाकर लग्न में स्थित हो जाए तो भी संभावना बनती है, अथवा चंद्रमा लग्नेश मंगल के साथ कहीं स्थित हो जाए, जैसे उदाहरणार्थ लाभ भाव में स्थित हो जाए लग्नेश मंगल के साथ, तो भी यह संभावना निर्मित होती है। इसका दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम यह था कि जन्म कुंडली में चतुर्थेश का संबंध किसी न किसी रूप से दशमेश अथवा दशम भाव से बने। तो यदि चतुर्थ भाव के स्वामी दशम में जाकर के स्थित हो जाएंगे तो भी यह संभावना बनेगी, या फिर चतुर्थ भाव के स्वामी का किसी न किसी रूप से 10वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बन गया, वो दशमेश के साथ कहीं स्थित हो गए तो भी यह संभावना निर्मित हो जाएगी। यह अत्यंत श्रेष्ठ योग है। आज जो भी योगों की मैं बात कर रहा हूँ
एक प्रामाणिकता के साथ कर रहा हूँ, प्रमाण के साथ कर रहा हूँ। जो कई कोचिंग संचालक की जन्म कुंडली जो है उसके अवलोकन के उपरांत मैं आपको यह सारे नियम बता रहा हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या जो है प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं जिस वजह से ज़्यादा सफल एक कोचिंग संचालक हो सकता है या शिक्षण संस्थान का स्वामी हो सकता है। यदि पंचमेश अर्थात पंचम भाव के स्वामी, यदि पंचमेश का संबंध बने चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ, यानी चतुर्थेश पंचमेश की युति हो, और ये युति यदि लग्न में हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, दशम में हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, तो भी जातक जो है एक श्रेष्ठ कोचिंग संचालक हो सकता है, एक शिक्षण संस्थान का मालिक हो सकता है। यदि चतुर्थेश दशम भाव में स्थित होकर के सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, दशम में जाएंगे तो सप्तम दृष्टि और चतुर्थ भाव पर जाएगी, उसमें भी यह प्रोबेबिलिटी बनती है। हाँ, अब इसमें यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि चतुर्थेश की जो डिग्री है वह कितनी बली है, एक यह नियम भी होता है। यदि तुला लग्न की जन्म कुंडली हो और द्वितीय स्थान में शनि हो, चतुर्थ स्थान में गुरु हो और दशम भाव में चंद्रमा हो, तो भी यह योग निर्मित होता है और व्यक्ति श्रेष्ठ कोचिंग संचालक जो है अपने जीवन में सिद्ध होता है और धन, यश और मान सम्मान जो है वो अर्जित करता है। तो इसके अतिरिक्त दशमांश कुंडली में और नवमांश कुंडली में गुरु बुध की स्थिति विचारणीय हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि लग्न कुंडली में बुध और गुरु अच्छी स्थिति में है, लेकिन नवमांश कुंडली में यही बुध और गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, तो भी जो है वो श्रेष्ठ स्थिति जो है वो निर्मित नहीं हो पाएगी। लग्न नवम, लग्न के स्वामी लग्नेश, नव भाव के स्वामी नवमेश और दशम भाव के स्वामी दशमेश, अगर इन तीनों की युति पंचम भाव में हो अर्थात अथवा चतुर्थ भाव में हो, यानी पंचम भाव में हो तो भी अच्छा, चतुर्थ भाव में हो तो भी अच्छा, तो जातक न सिर्फ एक कोचिंग संचालक होता है बल्कि उसके कोचिंग संस्थान का नाम पूरे देश में विख्यात होता है और वह और उसी कोचिंग संस्थान जो उसकी पहचान बन जाती है, उस कोचिंग संस्थान की वजह से वो अकूत संपदा, अकूत धन अर्जित करता है। जो उसका शिक्षण संस्थान है वो अत्यंत श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान भर करके सामने आता है और यह शिक्षण संस्थान जो है इसमें एडमिशन लेने के लिए होड़ बची रहती है। क्योंकि खुद कल्पना कीजिए, लग्नेश का संबंध यदि बन जाए नवमेश से तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया, और अगर लग्नेश, नवमेश और दशमेश इन तीनों का संबंध बन गया बुद्धि भाव में अथवा शिक्षा भाव में, तो जातक ऐसे कार्य से, शिक्षा के कार्य से जुड़ करके, जनता के कार्य से जुड़ करके मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित करेगा और अत्यंत धनवान भी होगा। तो यह भी एक नियम है। मैंने बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने महत्व दिया है गुरु और बुध को सबसे ज़्यादा, और लग्न, चतुर्थ, पंचम और नवम भाव को सबसे ज़्यादा, जब और दशम भाव, क्योंकि इनसे संबंधित यदि जो है जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं, अगर ये लागू हो जाएंगे तो व्यक्ति निसंदेह एक शिक्षण संस्थान के स्वामी होगा या कोचिंग संचालक होगा। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा कई बार ये होता है कि आपकी जन्म कुंडली में ये योग आपको दिख जाए, एक और चीज, लेकिन जो सफलता का प्रतिशत हो वो उस स्तर का ना हो, फिर उस स्थिति में क्या करें? क्योंकि कई बार लोग यह भी प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि सफलता कब मिलेगी। तो देखिए, सफलता मिलने के लिए देखना होगा कि ग्रहों का अंश बल क्या है, नवमांश और दशमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, और आपने जब अपने कोचिंग का या शिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया है उस समय आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल ग्रहों की महादशा अथवा अंतर्दशा आई है कि नहीं आई। क्योंकि जब तक ये चीज़ें पूर्ण रूप से लागू नहीं होंगी तब तक आपको उस स्तर की सफलता नहीं मिलेगी जिस सफलता की आपको कामना है, जिस सफलता की आपको इच्छा है। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ बन रही हैं और साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल ग्रहों की महादशा अथवा अंतर्दशा भी आ रही है,
तो निस्संदेह आपका जो शिक्षण संस्थान होगा वह देश का एक जाना माना शिक्षण संस्थान बन सकता है, या जो आपका कोचिंग सेंटर है वो कोचिंग सेंटर भी से भी आप जो है प्रसिद्धि अर्जित करके धनवान हो सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे कुछ ग्रह योग जिनकी वजह से यह पता चलता है कि व्यक्ति कोचिंग में या शिक्षण संस्थान में किस हद तक सफल हो पाए। और इसी तरह करियर एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन जो करियर एस्ट्रोलॉजी जो है या प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है उसके सेगमेंट में हम नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। यदि आप किसी करियर में जाना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आपके मन में इच्छा है कि क्या आपकी कुंडली को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस विषय पर भी एक वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन हो सके और ज्योतिष की वैज्ञानिकता को आप समझ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।